भैया नमस्कार। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट SST के अंतर्गत हमारा आवास में हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। पृथ्वी के ऊपर जो स्थल स्वरूप अपन देखने को मिलते हैं जिनमें है पर्वत, पठार, घाटी, नदियाँ आदि जो रूप अपन को दिखाई देते हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमने जो पढ़ा था उसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो अपन 6.1 में दिखाए गए हैं, जो नीचे हैं 6.1। इसमें दिखाए गए हैं पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, पठार है, ये आदि रूप दिखाए गए हैं। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल स्वरूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, कुछ भाग नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, मैदान जिस पर आप खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। तो पृथ्वी पर जब मैदानों पे अपन खड़े रहते हैं तो इनमें भी धीरे धीरे गति होती है और पृथ्वी के अंदर भी गति होती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं से ऊपर उठ जाती है तो कहीं से नीचे धंस जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो अपने होते हैं पृथ्वी के ऊपर जो परिवर्तन होते हैं और जो निर्माण दिखता है तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें है दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। दूसरी है जो बाह्य प्रक्रिया है जो लगातार स्थल के लगातार बनने और टूटने से बनती है वो उसके बारे में। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगातार वायु, जल, ताप आदि के कारण जो पृथ्वी की सतह टूट कर घिस जाती है तो उसको कहते हैं अपरदन। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह ऊंची हो जाती है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह ऊंची नीचे हो जाती है जिसे निक्षेपण की क्रिया के द्वारा फिर इनका निर्माण होता है। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को अपने साथ ले जाती है और दूसरी जगह उसका निर्माण करती है तो ये निक्षेपण की क्रिया कहलाती है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा भी होती है। ये क्रियाएं जो निक्षेपण की होती है वह जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे पर्वत। जो स्थल रूपों में सबसे पहला है पर्वत। पर्वत दिखाई देता है तो देखो पर्वत कौन सा होता है। पर्वत के बारे में पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। पर्वत की विशेषता क्या होती है? ऊपर से जो शिखर है वो छोटा होता है, नुकीला होता है और आधार चौड़ा होता है। ये पर्वत की परिभाषा है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जो आसपास का जो क्षेत्र है उससे पर्वत का क्षेत्र ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जो बादल हैं उनसे भी काफ़ी ऊंचाई तक उनकी ऊंचाई होती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है और जलवायु ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा ही बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ जमी रहती है तो उससे क्या होता है? नदियाँ निकलती है और बर्फ़ जब पिघल कर आती है तो उसे कहते हैं हिमालय। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है, उन्हें हिमालय कहते हैं। जो बर्फ़ की नदियाँ होती है उन्हें कहते हैं हिमालय। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर जिन्हें हम सब कभी देख नहीं पाते। जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्र बहुत कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु के कारण पर्वतों पर कठोर जलवायु होती है, ठंडी जलवायु होती है, बर्फ़ से ढके रहते हैं। इस कारण वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं।
वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की भी कमी होती है वहाँ पर्वतों पर। ऐसी पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसके बारे में आप देखो ये आ रहा है इसमें। इसके बाद आगे का है पर्वत श्रृंखला कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में फैले होते हैं। हिमालय आल्प्स एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जो ये पर्वत हैं जो ये एक समानांतर श्रेणी में फैले हुए होते हैं जिनमें हैं हिमालय, आल्प्स और एंडीज। ये क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता भी होती है। ये नहीं है कि सभी पर्वत एक जैसे होते हैं, उनके ऊंचाई और आकार में उनकी भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब पर्वतों के बारे में अपन आ रहे हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये इसमें आया वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। अब वलित पर्वत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हिमालय और आल्प्स जो पर्वत हैं वो वलित पर्वत के उदाहरण हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और तथा शिखर शंक्वाकार का मतलब ऊपर से नुकीले और नीचे का आकार चौड़ा होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला अगर देखी जाए वलित पर्वत की तो वह है अरावली पर्वतमाला। इसके बाद है अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम होती है। ये भी बहुत पुराने वलित पर्वत के उदाहरण है। अब इसके बाद आगे जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। जब पर्वत का ऊपर का भाग किसी प्राकृतिक घटना के कारण टूट जाता है तो वह उसका रूप बदल जाता है, तब भ्रंशोत्त पर्वतों का निर्माण होता है। उसे भ्रंश जो ये दिखाए गए हैं इसमें ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, जो ऊपर उठा हुआ जो खंड होता है भ्रंशोत्त पर्वतों का जो भाग है, जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है, इसे कहते हैं उत्खंड भ्रंश। इसका इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। और इसके बाद नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ये नीचे जो धसा हुआ भाग है इसे कहते हैं, ये चित्र में दिखाया गया है, ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड भ्रंश और नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। इसके बाद यूरोप की राइन घाटी तथा वासेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को अपन देखते हैं। इस प्रकार की भू आकृतियाँ कुछ और उदाहरण का भी हम पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं? देखिए, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ये है अफ्रीका के माउंट किलिमांजारो और जापान का फ्यूजियामा पर्वत, ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, आज अपन ने यहाँ तक पढ़ा। धन्यवाद।